नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत, जो भारतीय इतिहास यानी कि प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत है, जिसमें साथियों हम पढ़ेंगे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत के सारे उदय के कारण पढ़ेंगे दोस्तों, और किस तरह का उस समय भारत था, ये सारे बिंदु पढ़ेंगे। उसमें पढ़ेंगे महाजनपदों का उदय पढ़ेंगे, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे दोस्तों मगध साम्राज्य के प्रमुख राजवंश, और पढ़ेंगे एक वंश को अपन संपूर्ण अध्ययन करेंगे, ठीक है, जिस वंश का नाम रहेगा साथियों हर्यक वंश। ओके, हर्यक वंश के जो राजा रहेंगे उन्होंने शासनकाल किया था 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व। इसमें चाहे बिंबिसार हो, अजातशत्रु हो, चाहे साथियों आपका उदयन हो, इन सभी सम्राटों को क्रमबद्ध रूप से हम पढ़ने वाले हैं साथियों। तो चलिएगा प्रारंभ करते हैं। देखिएगा दोस्तों, महाजनपदों का उदय सबसे पहले पढ़ते हैं। महाजनपदों का उदय, जो 16 महाजनपद हुई है उनका किस प्रकार से उदय होता है, ये सारा अध्ययन अपन करेंगे इस वीडियो में। देखिएगा, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में लोहे के व्यापक प्रयोग के कारण अतिरिक्त उपज होने लगी साथियों। क्या होने लगी दोस्तों? उपज होने लगी, तथा आर्थिक परिवर्तन हुए, जिसके कारण व्यापार और वाणिज्य को क्या मिला साथियों? बल मिला। ओके, लोहे के हथियारों के प्रयोग से क्षत्रिय वर्ग की शक्ति में अपार क्या हुई दोस्तों? वृद्धि हुई। इन परिवर्तनों के कारण ऋग्वैदिक कबीलाई जनजातियों में क्या पड़ने लगी साथियों? दरार पड़ने लगी, और क्षेत्रीय भावनाओं के जागृत होने से नगरों का क्या होने लगा दोस्तों? निर्माण होने लगा। अब आपको 2 से 3 चीज समझ लेना है बहुत अच्छे से भाई, कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के भारत के समय जो ऋग्वैदिक काल, वैदिक सप्ताह या सिंधु घाटी सप्ताह जो लगभग भाई 2350 से 1750 मानी जाती है, उसके बाद जो भाई ऋग्वैदिक काल आता है, वैदिक सभ्यता जिसे कहते हैं, और अपन 6ठी शताब्दी तक आ जाते हैं। उस समय तक सबसे प्रारंभ में क्या होता है? 6ठी शताब्दी के लगभग भाई लोहे की क्या हो जाती है? जनमानस खोज कर लेता है साथियों। क्या कर लेता है दोस्तों? खोज कर लेता है, और कहीं ना कहीं जो क्षत्रिय वर्ग था वो लोहे के क्या बनाना प्रारंभ कर देता है? कृषि के यंत्र बनाना प्रारंभ कर देता है, और क्षत्रिय वर्ग कहीं ना कहीं हथियार बनाने से शक्ति क्या हो जाती है भाई? उनके पास अपार मात्रा में वृद्धि हो जाती है। अब देखिएगा आगे दोस्तों, इसका परिणाम क्या रहता है? उत्तर वैदिक काल के जनपद महाजनपदों में क्या हो गए दोस्तों? परिवर्तित हो गए। ओके, आगे देखिएगा नेक्स्ट, महाजनपदों की कुल संख्या 16 थी, जिसका उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय एवं महावस्तु एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलता है। यानी कि जे 16 जनपदों का उल्लेख साथियों, एक तो बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, और एक और बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है महावस्तु। ओके, इनमें किसका वर्णन मिलता है? 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। और भाई एक जैन ग्रंथ है, उसका नाम है भगवती सूत्र, उसमें किनका उल्लेख मिलता है भाई? 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है दोस्तों। ओके, आगे देखिएगा, इसमें भाई मगध, कौशल, वत्स और अवंती, ये सबसे शक्तिशाली क्या मानी जाती है? महाजनपद मानी जाती है दोस्तों। ओके, 16 महाजनपदों में अस्मक, कौन सी महाजनपद भाई? अस्मक महाजनपद ही एक ऐसी महाजनपद थी जो कौन से भारत में थी भाई? दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के किनारे स्थित थी। कौन सी महाजनपद भाई? एकमात्र अस्मक महाजनपद थी जो दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के तट पर क्या थी साथियों? स्थित थी। ओके, इन 16 महाजनपदों में बज्जी और मल, यानी कि 16 महाजनपदों में 2 महाजनपद थी, बज्जी और मल में गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। कैसी साथियों? गणतंत्रात्मक यानी कि प्रजातंत्रात्मक क्या थी साथियों? व्यवस्था थी। यानी कि गणतंत्रात्मक व्यवस्था क्या होती है साथियों? यहाँ पे राजा का बेटा राजा नहीं बनता भाई, यहाँ पे जनता चुनकर किसी व्यक्ति विशेष को अपना सर्वोच्च नायक क्या करती है? स्वीकार करती है। ओके, गणतांत्रिक व्यवस्था में। जबकि शेष महाजनपद जो थी उसमें कैसी थी भाई? राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। ओके, अब देखिएगा भाई नेक्स्ट आगे, महापरिनिर्वाण सूत्र एक रचना है भाई। महापरिनिर्वाण सूत्र में 6 महानगरों की सूचना मिलती है, जिसमें भाई चंपा, राजगृह, श्रावस्ती
और आगे देखिएगा काशी और कौशाम्बी, काशी और कौशाम्बी, ओके। और साकेत, साकेत जिसे वर्तमान में क्या कहते हैं भाई, अयोध्या कहते हैं, ओके। इसका जो वर्तमान नाम है वो अयोध्या है और उत्तर प्रदेश का एक जिला है फैजाबाद, ओके। आगे देखिएगा, इस काल में मगध ने अन्य महाजनपदों को जीतकर मगध साम्राज्य का क्या किया साथियों, निर्माण किया, ओके। मैंने बताया कि भाई हथियारों का जकीड़ा हो जाता है और हथियारों से कहीं ना कहीं जो क्षत्रिय वर्ग था वो अपनी शक्ति में क्या पाता है, वृद्धि पाता है, ओके। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट। अब देखिएगा भाई अगली कि चंपा का प्राचीन नाम क्या था साथियों, मालिनी था, ओके। और बुद्ध के समय 10 गणतंत्रात्मक राज्य थे, ओके, जिसमें भाई 8 बज्जी संघ के तथा 2 मल्ल के अंतर्गत आते थे साथियों, ओके, भगवान गौतम बुद्ध के समय, ओके। आगे देखिएगा, 16 महाजनपदों में मगध सबसे शक्तिशाली क्या थी साथियों, महाजनपद मानी जाती है। अब भाई 16 महाजनपद और उनकी राजधानियां, यानी कि प्राचीन भारत के अंतर्गत यहां से क्वेश्चन कभी कभार परीक्षाओं में बनता है दोस्तों कि भाई 16 महाजनपदों की राजधानियां। देखिएगा दोस्तों, अंग महाजनपद, यानी कि अंग महाजनपद की राजधानी थी चंपा, ओके। मगध महाजनपद की राजधानी थी गिरिव्रज राजगृह जो वर्तमान बिहार, ओके। मल्ल की थी भाई कुशीनारा पावापुरी, ओके, देवरिया उत्तर प्रदेश। काशी की वाराणसी, कौशल की भाई श्रावस्ती, अयोध्या फैजाबाद, ओके। पांचाल की भाई 2 राजधानियां थी, उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। एक को उत्तरी पांचाल को कहा जाता था अहिछत्र और दक्षिणी पांचाल को कामपल्य, ओके। कुरु भाई इंद्रप्रस्थ, ओके, इंद्रप्रस्थ। बज्जी विधे मिथिला, मत्स्य की भाई विराटनगर, विराटनगर वर्तमान जयपुर, ओके भाई। वत्स कौशाम्बी, कहाँ पे भाई, कौशाम्बी इलाहाबाद, ओके। सूरसेन मथुरा, चेदी महाजनपद यानी कि इसकी सुक्तिमती राजधानी थी। और अवंती भाई, अवंती उत्तरी, ये अवंती की भी भाई महाजनपद की 2 राजधानियां हुआ करती थी, एक थी भाई उत्तरी अवंती और एक थी भाई दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती को अपन उज्जैन कहते थे और दक्षिणी अवंती को माहेश्मती, ये वर्तमान उज्जैन, ओके। गांधार भाई तक्षशिला, तक्षशिला वर्तमान पाकिस्तान में भाई, ओके। कंबोज हाटक, ओके, कंबोज महाजनपद की राजधानी हाटक थी दोस्तों। और ये राजपुर यानी कि वर्तमान कश्मीर में भाई, ओके। मैंने बताया कितनी गणतंत्रात्मक थी भाई, 2 बज्जी और मल महाजनपद गणतांत्रिक व्यवस्था में थी दोस्तों, ओके। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला देखिएगा साथियों कि भाई महाजनपदों का उदय पढ़ रहे हैं अपन। अब अंगुत्तर निकाय में जिन 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है उनका उल्लेख अपन एकदम विस्तृत व्यापक पढ़ लेते हैं। पहली महाजनपद काशी को पढ़ते हैं। काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी थी। क्या थी साथियों? काशी की राजधानी वाराणसी थी। और सोननंद जातक से ज्ञात होता है, एक ग्रंथ है भाई, सोननंद जातक से ज्ञात होता है कि मगध, कौशल तथा अंग के ऊपर काशी का क्या था साथियों? अधिकार था। ये 3 यानी कि मगध, कौशल और अंग पर किसका अधिकार था एक समय पर भाई? काशी का अधिकार था। काशी का सबसे शक्तिशाली राजा का नाम था साथियों ब्रह्मदत्त। क्या नाम था? ब्रह्मदत्त, जिसने भाई कौशल के ऊपर विजय प्राप्त की थी ब्रह्मदत्त ने। ओके, ये आपको क्या होना चाहिए पता। ओके, पहली महाजनपद काशी, राजधानी भाई वाराणसी। आगे देखिएगा नेक्स्ट दोस्तों, कौशल। कौन सी महाजनपद भाई? कौशल महाजनपद। कौशल महाजनपद की राजधानी थी श्रावस्ती। क्या राजधानी थी दोस्तों? श्रावस्ती। ओके, रामायण कालीन कौशल राज्य की राजधानी अयोध्या थी। ओके, यह राज्य उत्तर में नेपाल से लेकर दक्षिण में सही नदी तक, दक्षिण में कहाँ थी? कौन सी नदी भाई? सही नदी तक, और तथा पश्चिम में पांचाल से लेकर पूरब में गंडक नदी तक फैला हुआ था। कौन सा महाजनपद भाई? आपका अयोध्या। ओके, कौशल। आगे देखिएगा नेक्स्ट दोस्तों, अगले महाजनपद के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम है भाई अंग। अंग राज्य की राजधानी थी भाई चंपा। अंग की क्या राजधानी थी भाई? चंपा राजधानी थी। बुद्ध के समय तक चंपा की गणना भारत के 6 महानगरों में की जाती थी। कितने महानगरों में भाई? 6 महानगरों में। ओके, महापरिनिर्वाण सूत्र में चंपा के अतिरिक्त अन्य 5 थे भाई महानगर, जिनके नाम है राजगृह, श्रावस्ती, साकेत, कौशाम्बी और बनारस। ओके, जो 5 महानगर थे गौतम बुद्ध के समय, उनमें यानी कि एक और था भाई, कुल मिला के कितने हो जाते हैं भाई? 6। ओके, आगे देखिएगा, प्राचीन काल में चंपा नगरी
धन और वैभव और व्यापार और वाणिज्य के दृष्टिकोण से बहुत ही क्या माना जाता है, प्रसिद्ध महाजनपद की श्रेणी में इन्हें रखा गया है दोस्तों। ओके, अगली महाजनपद आती है भाई मगध। मगध महाजनपदी भाई अपने आप में एक क्या हो जाएगा, मगध का उत्कर्ष। और सभी महाजनपदों को बार बार अन्य राजाओं के द्वारा एक एक करके क्या जीत लिया जाएगा और मगध का क्या हो जाएगा, उत्कर्ष हो जाएगा दोस्तों। ओके, अब भाई मगध की प्राचीन राजधानी थी राजगृह, या इसे क्या कहते हैं, गिरिव्रज। ओके, ये वर्तमान कौन से राज्य में है भाई, बिहार में। क्या भाई, बिहार में। ओके, कालांतर में मगध की राजधानी ओके भाई पाटलिपुत्र, जो वर्तमान बिहार है भाई पटना, उसे पाटलिपुत्र। ओके, यह उत्तर भारत का सर्वाधिक क्या माना जाता है भाई, दक्षिण यानी कि उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली क्या माना गया है, महाजनपद माना गया है। ओके, अगली महाजनपद के बारे में देखिएगा नेक्स्ट, बज्जी महाजनपद। यह 8 राज्यों का एक संघ था। इसमें बज्जी के अतिरिक्त वैशाली के लिच्छवी जो शासक हुए और मिथिला के विदय तथा कुंडग्राम के ज्ञात्रक और विशेष रूप से इसमें आते थे साथी। ओके, बुद्ध के समय ये क्या शक्तिशाली क्या माना जाता है, बज्जी भाई संघ माना जाता है। ओके, आगे की कहानी देखिएगा, बल्ल। बज्जी संघ के समान यह भी एक क्या था भाई, संघ था, जिसमें पावा और कुशीनगर के मल्लों की शाखाएं आती थी और सम्मिलित थी। और कुश जातक में ओकाक को वहां का क्या बताया भाई, राजा बतलाया है। ओके, ये तथ्य याद रखना है अपन ने हमको कि कुश जातक में ओकाक को वहां का क्या बताया साथियों, राजा बतलाया। यही तथ्य आते हैं भाई परीक्षा में। ओके, चेदी, कौन सा भाई, चेदी। इसकी राजधानी सुक्तिमती या सोतवती थी साथियों। ओके, महाभारत काल में यहाँ का प्रसिद्ध राजा वो भाई शिशुपाल। अच्छा, सुक्तिमती से क्या समझ आता भाई, सुक्तिमती भाई वर्तमान ये अशोकनगर जिले में है भाई, मध्य प्रदेश के कौन से जिले में भाई, अशोकनगर जिले के अंतर्गत चंदेरी आती है भाई, उसी को क्या कहा गया भाई, चंदेरी को ही क्या कहा गया है, सुक्तिमती कहा गया है। ओके, जिसका वध किसने किया था, शिशुपाल का वध किसने किया था, भगवान श्री कृष्ण ने किया था साथियों। ओके, चेतीय जातक के यहाँ चेतीय जातक में यहाँ के एक राजा का नाम उपचर मिलता है। क्या मिलता है भाई, उपचर मिलता है। ओके, आगे की कहानी देखिएगा, अगला जो वत्स, इसकी राजधानी वत्स की क्या थी साथियों, कौशाम्बी। बुद्ध काल में यहाँ पौरव वंश का शासन था। बुद्ध का जो समय था साथियों, उसमें किसका शासन था साथियों, पौरव वंश का शासन था। अच्छा, जिसका शासक कौन माना जाता है, उदन माना जाता है। कौन भाई, उदन माना जाता है। ओके, पुराणों के अनुसार उदन के पिता परंतप थे और अंग की राजधानी को किसने जीत लिया था साथियों, चंपा को जीता था। यानी कि अंग की राजधानी चंपा को जीता था। किसने भाई, परंतप ने जीता था। ओके, आगे के बिंदु देखिएगा दोस्तों नेक्स्ट, राजधानियां एक और महाजनपद आती है भाई, कुरु। कुरु राजधानी इंद्रप्रस्थ, जिसे अपन हस्तिनापुर के नाम से जानते हैं, दिल्ली भाई कौरवों का वो क्या रहा था, गढ़ रहा था। और कौरव पांडव आपने महाभारत कालीन में सुना होगा। ठीक है, कुरु की राजधानी क्या थी साथियों, इंद्रप्रस्थ। और बुद्ध के समय यहाँ का राजा का नाम क्या था भाई, कौरव्य था। क्या नाम था दोस्तों, कौरव्य था। आगे की देखिएगा, पांचाल। प्रारंभ में ये 2 भागों में बटी हुई थी भाई पांचाल। ओके, एक तो उत्तरी पांचाल जिसकी राजधानी ऐछत्र मानी जाती है, और एक और पांचाल की राजधानी थी दक्षिणी पांचाल जिसकी राजधानी क्या मानी जाती है, कामपल्य मानी जाती है। ओके, अगला आता है भाई मत्स्य, जिसे अपन मच्छवी कहते हैं। यहाँ की राजधानी क्या थी साथियों, विराटनगर। यानी मत्स्य महाजनपद की राजधानी क्या थी साथियों, विराटनगर। जो विराटनगर वर्तमान में कहाँ पे है सही भाई, जयपुर। कहाँ पर भाई, जयपुर। जो वर्तमान में कौन से राज्य की राजधानी है जयपुर भाई, राजस्थान की। ओके, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो मत्स्य की राजधानी विराटनगर। ओके, और जयपुर राजस्थान। ओके, जिसकी स्थापना विराट नामक एक राजा ने की थी, और बुद्ध काल में इस राज्य का कोई ज्यादा राजनीतिक महत्व नहीं था साथियों। ओके, आगे देखिएगा, सूरसेन महाजनपद। कौन सी महाजनपद साथियों, सूरसेन। इसकी राजधानी क्या थी भाई, मथुरा उत्तर प्रदेश। प्राचीन यूनानी लेखक इस राज्य को सूरसेनेई तथा इसकी राजधानी को मैथुरा कहते हैं। ओके, बुद्ध काल में यहाँ का राजा अवंती पुत्र था। समय बुद्ध काल में कौन सा राजा था भाई, अवंती पुत्र था, जो बुद्ध के प्रमुख शिष्यों में से क्या था साथियों, एक था। ओके, ये भी तथ्य आपको याद रखने चाहिए। ओके, अगली आती है भाई अश्मक। मैंने बताया अश्मक एकमात्र दक्षिण भारत की जो गोदावरी नदी के तट पर बसी हुई थी साथी। ओके,
अस्मक दक्षिण भारत की एकमात्र महाजनपद था जिसकी राजधानी क्या थी साथियों, पोतन या पोटली मानी जाती है, पोतन या पोटली मानी जाती है। ओके, पुराणों से पता चलता है कि यहाँ अस्मक में राजतंत्र की स्थापना इक्ष्वाकु वंश के शासकों ने की थी। वही भाई रामायण काल में जो भगवान राम थे वो कौन से वंश के थे भाई, इक्ष्वाकु वंशीय थे। ओके, आगे देखिएगा नेक्स्ट, अवंती महाजनपद। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी साथियों। राजनीतिक और आर्थिक दोनों ही दृष्टियों से उज्जैनी प्राचीन भारत का एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्या था साथियों, नगर था। यहाँ लोहे की क्या थी, खाने थी, यानी कि लोहे की खदानें थी साथियों। ओके, तथा लोहार इस्पात के उत्कृष्ट अस्त्र शस्त्र निर्मित करते थे। इस कारण यह राज्य सैनिक दृष्टि से क्या हो गया था साथियों, संभल, यानी कि बहुत ही शक्तिशाली हो गया था। कौन सा भाई, आपका अवंती। तो वर्तमान में अवंती यानी कि उज्जैन। ओके भाई, मध्य प्रदेश, महाकालेश्वर आपको पता होगा। आगे देखिएगा भाई, गांधार। इसकी राजधानी तक्षशिला थी। गांधार की राजधानी क्या थी साथियों, तक्षशिला, जो वर्तमान कहां पर है भाई, तक्षशिला पाकिस्तान में स्थित है। ओके, तक्षशिला प्रमुख व्यापारिक नगर होने के साथ साथ शिक्षा का भी प्रमुख क्या माना जाता है दोस्तों, केंद्र माना गया है। ओके, अगली राजधानी आ जाती है, यानी कि अंतिम आ जाता है महाजनपद भाई कंबोज। इसकी राजधानी राजपुर, यानी कि जिसे अपन हाटक कहते हैं, वर्तमान का भाई कश्मीर, क्या भाई, वर्तमान कश्मीर। ओके, यह गांधार का पड़ोसी राज्य था और प्राचीन समय में कंबोज जनपद, यानी कौन सी, कंबोज जनपद अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए क्या था भाई, विश्व विख्यात था। ओके, आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला देखते हैं साथियों। अब देखते हैं भाई मगध साम्राज्य। कौन सा साम्राज्य भाई, मगध साम्राज्य। और मगध का एक परिचय, मगध क्या था भाई, एक क्या था, महाजनपद था। ओके, अब आगे देखिएगा, मगध प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद था दोस्तों। यह बुद्ध काल तथा परिवर्ती काल में उत्तरी भारत का सबसे शक्तिशाली और समृद्ध क्या माना जाता है, जनपद माना जाता है। ओके, इसकी स्थिति मूलतः दक्षिण बिहार के क्षेत्रों में थी। कौन सा बिहार भाई, दक्षिणी बिहार। ओके, जो उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है। ओके, आगे देखिएगा, इसके अंतर्गत आधुनिक पटना और गया शहर आता है। ओके, और इसकी राजधानी क्या आती भाई, गिरिवरस थी। उस समय क्या थी साथियों, गिरिवरस। ओके, पाटलिपुत्र भी स्थानांतरित की थी और बाद में राजगृह बनी जो 5 पहाड़ियों से घिरी हुई है। राजगृह कितनी पहाड़ियों से घिरी है, 5 पहाड़ियों से घिरी हुई है। ओके, भगवान बुद्ध के पूर्व यहाँ का राजा कौन था भाई, वृहद्रथ था। कौन था भाई, वृहद्रथ था। और तथा जराद्रथ यहाँ के क्या माने जाते हैं, प्रतिष्ठित राजा माने जाते हैं साथी। ओके, यानी कि आपने जरासंध का नाम सुना होगा और वृहद्रथ, ये प्राचीन राजा माने जाते हैं मगध के भाई। ओके, आगे देखिएगा नेक्स्ट दोस्तों। अब भाई अगर कौन सी स्थिति जांचते हैं भाई, मगध की भौगोलिक स्थिति, तो ये बार बार परीक्षा में आता है भाई, मगध वर्तमान में कहाँ पर स्थित है या कहाँ पर स्थित था, तो ये पता होना चाहिए दोस्तों भौगोलिक। यानी कि मगध की सीमा उत्तर में गंगा से दक्षिण में विंध्य पर्वत तक थी, यानी कि उत्तर में गंगा से लेकर विंध्य पर्वत तक और पूर्व में चंपा से लेकर पश्चिम में सोन नदी तक इसकी क्या मानी जाती है, विस्तृत क्या मानी जाती है, व्यापकता मानी जाती है, यानी क्षेत्र विस्तार माना जाता है, एरिया माना जाता है। मगध की राजधानी कुछ समय बाद क्या कर दी भाई, पाटलिपुत्र। ओके, स्थानांतरित किया और विस्तृत उपजाऊ मैदान, कृषि में लोहे, नवीन तकनीक का क्या भाई प्रयोग और वन क्षेत्र एवं हाथियों की उपलब्धता, खनिज संसाधनों की उपलब्धता, व्यापार की अनुकूल दशा, प्राकृतिक सुरक्षा से मगध के उत्कर्ष में महत्वपूर्ण क्या होता है दोस्तों, योगदान होता है। यानी कि आप ये समझिएगा, कोई भी राज्य जब सक्षम होता है जहां की कृषि क्या हो भाई, एकदम सर्वोच्च मात्रा में अपनी उत्पादक क्षमता दे रही हो। और कहीं ना कहीं इसका उदय का होने का यही कारण था भाई, कि एक तो क्या भाई इनके लोहे की खदानें होने लगी थी, जिससे क्षत्रिय वर्ग और जो किसान वर्ग था वो कहीं ना कहीं आधुनिक यानी कि यंत्रों का क्या करने लगा था साथियों, प्रयोग करने लगा था। मगध राज्य ने तत्कालीन शक्तिशाली राज्य कौशल, वत्स और अवंती को किस में मिला लिया था, अपने आप में मिला लिया था। ओके, और इस प्रकार मगध विस्तृत अखंड भारत के रूप में हो गया और मगध साम्राज्य के इतिहास से भारत के इतिहास का एक नया युग क्या हो गया दोस्तों, नए युग का प्रारंभ हो जाता है, जिसे मगध के उत्कर्ष के नाम से जाना जाता है। यानी कि इतिहास का ऐसा राजा भाई, 6ठी शताब्दी से पूर्व ऐसा कोई राजा नहीं था जो सर्वोच्च केंद्रीय सत्ता यानी कि पूरे भारत पर क्या कर रहा हो भाई, राज कर रहा हो।
लेकिन मगध जब जैसे उत्कर्ष होता है तो एक राजा ऐसा आएगा भाई बिंबिसार, जिसका नाम रहेगा और हर्यक वंश का रहेगा, जो पहली बार सेना रखेगा भाई, और सेना रखकर भाई पूरे भारत को अपनी मुट्ठी में कर लेगा, और पहला शासक जिसने भाई अखंड भारत की क्या की भाई स्थापना की दोस्तों। ओके, आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, अब पढ़ते हैं भाई उसी वंश के शासक को पढ़ते हैं जिस वंश का शासक था, उसका नाम था भाई हर्यक वंश। कौन सा वंश साथियों? हर्यक वंश। हर्यक वंश के जो शासक रहेंगे वो अलग अलग समय पे इतने वर्षों तक शासन करेंगे। 1544 से लेकर 412 ईसा पूर्व तक इस वंश का राजकाल रहेगा साथियों। ओके, आगे देखिएगा, हर्यक वंश के संस्थापक भाई बिंबिसार। कौन थे भाई? बिंबिसार। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार। बिंबिसार का जो शासनकाल रहेगा 544 से 492 ईसा पूर्व तक रहेगा दोस्तों। ओके, और इन्होंने इनकी राजधानी थी राजगृह या गिरिब्रज। ओके, पाटलिपुत्र, बिहार। ओके, अब भाई प्रमुख शासक में बिंबिसार। ओके, और यही हर्यक वंश का क्या भाई? हर्यक वंश का क्या रहेगा? संस्थापक। और यही भारत का पहला ऐसा राजा जिसने सैन्य संगठन की व्यवस्था की, जिसने दरबार लगाना प्रारंभ किया, जिसने अलग अलग छोटे मोटे राज्यों पर आक्रमण करके अपनी क्या बनाई भाई? अपने क्षेत्र विस्तार करना प्रारंभ किया। कौन भाई? बिंबिसार। ओके, अत्यधिक क्रोधी और अत्यधिक यानी कि दूरदर्शिता का एकदम स्वामी था, और सैन्य संगठन का एकदम बहुत ही बड़ा लीडरशिप का इसमें क्या था? गुण था, नेतृत्व। ओके, बिंबिसार का शासनकाल 544 से लेकर 492 ईसा पूर्व तक रहेगा। उसका ही पुत्र रहेगा भाई अजातशत्रु। 492 से लेकर 460 ईसा पूर्व तक इसका शासनकाल रहेगा, और अजातशत्रु का पुत्र रहेगा साथियों उदयन। उदयन का भाई 460 से लेकर 444 तक इनका शासन रहेगा। अब भाई बिंबिसार किस तरह से भाई अपनी शासन व्यवस्था या अपने साम्राज्य का विस्तार करता है? तो ये वैवाहिक नीतियों से क्या करता है दोस्तों? वैवाहिक नीतियों से कहीं ना कहीं अपने साम्राज्य का क्या करता है भाई? विस्तार करता है। लगभग ये भाई काफी समय तक लगभग 3 विवाह करता है, और इसका पुत्र भी इससे नाराज हो जाता है अजातशत्रु, और अजातशत्रु दुखी होकर इनकी क्या कर देता है? हत्या। कि पिताजी तुम बार बार शादी कर रहे हो, मुझे भूल ही गए भाई, तो क्या कर देता है? दुखी होकर इनकी हत्या कर देता है। ओके, और इसी प्रकार अजातशत्रु की भी उसका पुत्र उदयन हत्या कर देता है। ओके, तो पढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले पढ़ेंगे साथियों हर्यक वंश का सबसे शक्तिशाली और भारत का सबसे शक्तिशाली पहला शासक, जिसका नाम क्या था भाई? बिंबिसार। 544 से 492 तक ये भारत में भाई राज करेगा। ओके, बिंबिसार इस वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक था। उसे मगध साम्राज्य की सत्ता का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। कौन सा संस्थापक भाई? वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। 15 वर्ष की आयु में मगध साम्राज्य की वागडोर संभालने वाले बिंबिसार ने लगभग मगध पर कितने वर्षों तक राज किया भाई? 52 वर्षों तक राज किया साथियों। ओके, इसके शासनकाल में मगध ने विशिष्ट स्थान प्राप्त किया, एकदम सर्वोच्च और उत्कृष्ट स्थान प्राप्त किया। इसका अन्य नाम श्रेणिक था साथियों। बिंबिसार का अन्य नाम क्या था? श्रेणिक था। ये जैन साहित्यों में मिलता है। ओके, आप देख सकते हो भाई बिंबिसार को, अत्यधिक क्रोधी, जिसके बारे में सोच लिया कि जिसको जीतना है, और उसको क्या किया इन्होंने? विजय पाई भाई उन पे। ओके, आगे देखिएगा नेक्स्ट दोस्तों। बिंबिसार ने अपने राज्य की नींव विभिन्न वैवाहिक संबंधों के फलस्वरूप रखी। उनमें से उनने कितने विवाह किए भाई? 3 विवाह। अच्छा, वैवाहिक नीति भी राज्य विस्तार के लिए कामयाब होती है। ठीक है, इसका क्या होना चाहिए? सही से उपयोग होना चाहिए भाई। ओके, अब वैवाहिक नीति से कैसे भाई? प्रथम पत्नी महाकौशला देवी थी, जो कौशल राज की क्या थी साथियों? कौशल राज की पुत्री थी। और प्रसेनजित की क्या थी साथियों? बहन थी। प्रसेनजित की क्या थी साथियों? बहन थी। अब भाई इससे इनका विवाह हो जाता है ओके राजकुमारी से। अब भाई उसको दहेज में क्या मिल जाता है? पूरा काशी प्रांत मिल जाता है, जिससे 1 लाख की वार्षिक आय क्या हो जाती है? इसकी सम्राट की क्या हो जाती है? आय प्रारंभ हो जाती है। तो विवाह से एक फायदा हुआ भाई, दहेज में क्या मिल गया? काशी प्रांत। और भाई उस जो मगध था उसकी 1 लाख वार्षिक आय और क्या हो गई दोस्तों? प्रारंभ हो जाती है। अब भाई दूसरी पत्नी वैशाली की लिच्छवी जो राजवंश था, लिच्छवी वंश की भाई, उसका नाम था चैलन्ना भाई। ओके, जिसका चलना नाम भी आता है। चैलन्ना से शादी करता है, और चैलन्ना से ही कौन सा पुत्र होगा साथियों? अजातशत्रु। ओके, आगे देखिएगा। तीसरी पत्नी का नाम था क्षेमा, जो पंजाब के मद्रकुल, कौन से कुल भाई? मद्रकुल की क्या थी साथियों? राजकुमारी थी। तो इसने कितने राज्यों में अपना विस्तार कर लिया भाई? 3 राज्यों तक जाना। अब भाई ये कहीं ना कहीं 3 राज्यों तक जाएगा, सेना तक पहुंचेगा। ओके, कहीं ना कहीं सेना की कमी खूबी को जानेगा, और भाई एकदम दाव देख कर क्या कर देगा? ताव देख कर क्या कर देगा? आक्रमण, और अपने राज्य में क्या कर लेगा? मिला लेगा। अब देखिएगा भाई नेक्स्ट अगले बिंदु।
बिंबिसार को वैवाहिक संबंधों से बड़ी राजनीतिक प्रतिष्ठा मिली और मगध को पश्चिम एवं उत्तर की ओर विस्तारित करने का क्या कर दिया भाई, उन्होंने मार्ग प्रशस्त किया। ओके दोस्तों, आगे देखिएगा, बिंबिसार ने अंगराज्य को जीतकर उसे मगध में मिला लिया। यानी कि सबसे पहले विवाह करने के बाद बिंबिसार ने कौन सी महाजनपद को मिलाया भाई, अंगराज को अपने में क्या मिला लिया, मगध में मिला लेता है। ओके, और अपने पुत्र अजातशत्रु को, किसको भाई, अपना पुत्र जो अजातशत्रु हुआ उसका भाई, ओके, उसको वहां का क्या कर दिया भाई, शासक नियुक्त, क्यों भाई तुम राज करो यहाँ पे, कहां पर भाई, अंग पे। ओके, बिंबिसार ने अवंती का शासक था भाई, जो उज्जैन मैंने बताया 2 राजधानी थी भाई वहां की, ओके, महेश्मती और उज्जैनी। ओके, चंडप्रद्योत, क्या नाम था भाई, चंडप्रद्योत। अब चंडप्रद्योत क्या हुआ भाई, मित्रता कर ली उसने अपने राजवैद्य जीवक को। ये पूछा जाता है कि भाई बिंबिसार ने अपना राजवैद्य चंडप्रद्योत के यहाँ भेजा, उसका नाम क्या था, उसका नाम क्या था भाई, जीवक था। ओके, उसके इलाज के लिए भेजा भाई। ओके, चंडप्रद्योत। अब बिंबिसार की हत्या ही उसके पुत्र किसने कर दी भाई, अजातशत्रु ने कर दी, और वह 492 ईसा पूर्व में क्या बन जाता है, मगध की गद्दी पर बैठ जाता है। अब हत्या करने का अलग कारण था भाई इनका। ओके, अब भाई कब बन जाता है वो, 544 में और 492 में, लगभग 52 वर्षों तक राज करता है। अब भाई 52 वर्षों तक जो राज करेगा, यानी कि 15 वर्ष की में, तो लगभग एज काफ़ी हो जाती है भाई, 70 की फेर में हो जाती है। अब सीन क्या होता है भाई, ये बार बार विवाह कर रहा है, इसका पुत्र क्या हो जाता है, क्रोधित हो जाता है, तो कहीं ना कहीं गुस्से में आकर क्या कर देता है, पिता की हत्या कर देता है, और मगध का दूसरा शासक कौन बन जाता है साथियों, अजातशत्रु बन जाता है। ओके, आगे देखिएगा नेक्स्ट दोस्तों। अब भाई अजातशत्रु शासन करेगा 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व तक। कब तक भाई, 492 ईसा पूर्व से 460। अजातशत्रु को कौशल नरेश प्रसेनजित से क्या हुआ भाई, युद्ध हुआ, और प्रसेनजित को पराजित करके प्रसेनजित की पराजित हुई, परंतु बाद में दोनों में क्या हो गया दोस्तों, समझौता हो गया। ओके, आगे देखिएगा, प्रसेनजित ने अपनी पुत्री बजीरा को, क्या भाई, प्रसेनजित की पुत्री का नाम क्या था, बजीरा, का विवाह अजातशत्रु से किया, और अजातशत्रु का उपनाम क्या हो गया साथियों, कुणिक। अजातशत्रु को किस नाम से भी जाना जाता है, कुणिक उपनाम से भी जाना जाता है। अच्छा, अजातशत्रु कौन से धर्म का अनुयायी था भाई, जैन धर्म का अनुयायी माना जाता है, मतानुयायी माना जाता है। अजातशत्रु लिच्छवी वंश के जो शासक हुए उनसे ही क्या करना पड़ी भाई, युद्ध हुआ, और अपने कूटनीतिक मित्र वश्यकार की सहायता से उसने भाई लिच्छवियों पर विजय प्राप्त कर ली, और इस युद्ध में, यानी कि इस वाले युद्ध में लिच्छवियों के साथ जो युद्ध हुआ, अजातशत्रु ने रत्मूसल तथा महाशिलाकंठ नामक हथियारों का क्या किया भाई, प्रयोग किया, और बाद में काशी वैशाली दोनों को किस में मिला लिया भाई, मगध में मिला लिया। ओके, अब आपको समझ सकते हो भाई, इसके पिता ने किसको जीता, अंग को, और इसने काशी और किसको जीत लिया भाई, वैशाली को जीत लिया। ओके, आगे देखिएगा, अजातशत्रु के समय में ही राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का क्या हुआ था दोस्तों, आयोजन हुआ था। ये भी आपको पता होना चाहिए कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पे हुआ था, सप्तपर्णी गुफा में हुआ था प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन, राजगृह बिहार। ओके, अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया, पुराणों में 28 आ जाता है, लेकिन लगभग 32 वर्षों तक शासन किया। 32 वर्षों तक शासन करने के बाद अजातशत्रु अपने पुत्र उदयन द्वारा क्या कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। ओके, अब भाई अजातशत्रु का जो पुत्र हुआ उसका नाम क्या था, उदयन। उदयन किसकी हत्या कर देता है, अपने ही पिता अजातशत्रु की हत्या कर देता है, और मगध का तीसरा क्या बन जाता है साथियों, शासक बन जाता है। ये भाई उदयन शासन करेगा 460 से लेकर 444 ईसा पूर्व तक। ओके, पुराणों में जैन ग्रंथों के अनुसार उदयन ने गंगा तथा सोन नदियों के संगम तट पर किसको बसाया साथियों, पाटलिपुत्र। किसको बसाया, पाटलिपुत्र, यानी कि जिसे कुसुमपुरा नामक नगर की क्या की स्थापना की, तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। यानी कि उदयन पहला शासक हुआ हर्यक वंश का जिसने अपनी राजधानी क्या बनाई साथियों, पाटलिपुत्र बनाई। क्या बनाई दोस्तों, पाटलिपुत्र अपनी राजधानी बनाई। ओके, और पाटलिपुत्र को उसने ही बसाया था उदयन ने। ओके, उदयन जैन धर्म का मतानुयायी था। हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था, यानी कि हर्यक वंश का जो अंतिम शासक होगा वो कौन होगा भाई, उदयन का ही पुत्र था जिसका नाम क्या था, नागदशक था साथियों। ओके, उसके अमात्य शिशुनाग, क्या भाई अमात्य था उसका ही, किसका, उदयन का, शिशुनाग ने पद से हटाकर मगध की किस पे बैठ जाता है, गद्दी पर बैठ जाता है, और शिशुनाग नामक एक नए वंश की क्या कर देता है भाई, स्थापना कर देता है।
कौन से वंश की भाई? शिशुनाग वंश की। कौन भाई? नागदशक। कौन भाई? नागदशक, यानी कि उदयन का पुत्र था नागदशक। नागदशक की हत्या कौन कर देता है भाई? शिशुनाग। और भाई मगध में हर्यक वंश के बाद कौन से वंश की स्थापना हो जाती है? शिशुनाग की। ओके, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।